अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास। चैप्टर नंबर 1 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ का दौरे हुकूमत इस मौजू का आगाज़ करेंगे। भुट्टो की हुकूमत ने मुल्क के दूसरे आम इंतखाबात 7 मार्च 1977 7 मार्च 1977 को मुनक़्क़िद करवाए, जिसमें भुट्टो के ख़िलाफ़ 9 सियासी जमातों का इत्तेहाद हुआ, जिसे PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस का नाम दिया गया। इन इंतखाबात में भुट्टो की सियासी जमात को नुमायाँ कामयाबी हासिल हुई, मगर उनके ख़िलाफ़ PNA के तमाम लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हुकूमत के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गए। इस दौरान हुकूमत को इक़्तिदार संभालने के लिए फ़ौज का सहारा लेना पड़ा। जनरल ज़ियाउल हक़ ने मुल्क के हालात को संभालने के लिए भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा किया और 5 जुलाई 1977 5 जुलाई 1977 को हुकूमत संभाली। इस तरह मुल्क में जमहूरियत का ख़ात्मा हुआ और मार्शल लॉ का आगाज़ हुआ। जनरल ज़ियाउल हक़ ने मुल्क में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का वादा किया, और क्योंकि मुल्क में मार्शल लॉ के दौरान तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी जाती है, लिहाजा ये पाबंदी ज़ियाउल हक़ ने आयद कर दी। जब ज़ियाउल हक़ ने मुल्क का इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने सूबाई और कौमी असम्बलियों को ख़त्म कर दिया और उस दौरान मुल्क में 1973 के आइन के काफ़ी ज़्यादा हिस्से को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। अक्टूबर 1977 में ज़ियाउल हक़ ने सियासतदानों के एहतसाब का ऐलान करके आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया। इस दौरान मार्च 18 मार्च 1978 में लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया था, जो कि पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जो 9 सियासी जमातों का इत्तेहाद था, उसके लीडर थे। उनके कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। मार्शल लॉ के तहत एक सिविल काबीना बनाई गई। सिविल काबीना एक ऐसी काबीना होती है जिसके तमाम वज़रा आम सियासी रहनुमाओं में से लिए गए थे। इनका ताल्लुक़ आर्मी से नहीं था। इनमें मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल थे। पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जिसका ज़िक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद है, उसके भी कुछ रहनुमा इस काबीना में शामिल किए गए थे। इस वक्त तक मुल्क के सदर चौधरी फ़ज़ल इलाही थे। चौधरी फ़ज़ल इलाही का 5 साल का टाइम पीरियड पूरा हुआ और ज़ियाउल हक़ के ज़ोर देने के बावजूद चौधरी फ़ज़ल इलाही ने मज़ीद सदारत का ओहदा संभालने से इनकार कर दिया। लिहाजा 17 सितंबर 1978 17 सितंबर 1978 में जनरल ज़ियाउल हक़ मुल्क के सदर बन गए। वो मुल्क के छठे सदर थे। उन्होंने जो काम किए उसमें सबसे पहला काम ये किया गया कि उन्होंने ज़कात और उशर और हदूद ऑर्डिनेंस का नफाज किया। बल्दियाती इदारों के इंतखाबात, जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, जो इससे पहले आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अयूब ख़ान ने बनाई थी, उनको दोबारा उसका आगाज़ किया गया। सितंबर 1979 में उन इदारों के लिए इंतखाबात करवाए गए। इसके बाद मार्च 1981 में मुल्क में एक अबूरी आइन का नफाज हुआ, जिसने 1973 के आइन की जगह ले ली। अबूरी आइन का मतलब होता है एक ऐसा आइन जो 1973 के आइन की जगह बनाया गया था, ताकि मुल्क का निज़ाम उस आइन के मुताबिक चलाया जा सके।
12 اگست 1983 12 اگست 1983 میں صدر ضیاء الحق نے ایک آئینی فارمولہ پیش کیا، ایک ایسا فارمولہ جس کے تحت انہوں نے صدارتی ریفرینڈم کروایا۔ ریفرینڈم کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا الیکشن جس میں عوام کے پاس انتخاب کرنے کے لیے یس اور نو دو چوائسیز ہوتی ہیں، لہٰذا یہ انتخابات کروائے گئے جس میں صدر ضیاء الحق کو عوام کی طرف سے صدر منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس میں صدر ضیاء الحق نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ 1985 میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات غیر جماعتی بنیاد پر ہوئے۔ غیر جماعتی بنیاد پر انتخابات وہ ہوتے ہیں جس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی اور تمام کینڈیڈیٹس، تمام اراکین جو اسمبلی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ تمام لوگ اپنی ذمہ داری پر الیکشن لڑتے ہیں اور ان کو کوئی پارٹی سپورٹ نہیں کرتی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں بننے والی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے بعد محمد خان جنیجو کو قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم بنایا گیا۔ جنیجو نے دیگر کاموں کے علاوہ، دیگر جو انہوں نے اقدامات کیے تھے اس کے علاوہ انہوں نے مارشل لاء کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا، جسے صدر جنرل ضیاء الحق نے 30 دسمبر 1985 کو خاتمے کا اعلان کیا۔ صدر ضیاء الحق نے جو بہت اہم کام کیا وہ ان کی افغان پالیسی تھی۔ جس طرح روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور انہوں نے افغان مہاجرین کے لیے اپنے بارڈرز کھول دیے تھے اور ان کو یہاں پر تمام سہولتیں فراہم کی گئی تھیں، اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہوا۔ ضیاء الحق کی اسلام کے لیے کی جانے والی کوششیں بہت زیادہ ہیں جن کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ شکریہ۔